DNA replication. Today's topic is replication of DNA. तो replication में क्या होता है? In the replication, DNA molecule forms its replica, अपनी कॉपी बनाता है. तो DNA replication is mechanism of copying of DNA. तो इस कॉपिंग का स्कीम वाटसन एंड क्रिक ने तभी दिया था जिस समय वो लोग अपना डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किए थे. उसी समय लोगों ने बताया था कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है. हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और ब्रेक होने की वजह से दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे और इन दोनों स्ट्रैंड्स के कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा फॉलोइंग द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड द रूल ऑफ कंप्लीमेंटरिटी. एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा. तो इस तरह जो डीएनए मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल से दो बने या एक था इससे दो बने, 1A 1B, एक से दो बने हैं 1A एंड 1B. इसका आधा पेरेंटल है और आधा जो है नया है, न्यू स्ट्रैंड है. तो इस तरह जो डीएनए बन रहा है, सच मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव. वाटसन एंड क्रिक ने इसे सेमी कंजर्वेटिव कहा, सेमी कंजर्वेटिव. तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को हम लोग देखेंगे. इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिशेल्सन एंड स्टॉल ने 1958 में अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा. तो हमारा डीएनए का जो स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन है, स्कीम ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए है, वह स्कीम है सेमी कंजर्वेटिव स्कीम. अब स्कीम में देखते हैं. प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन एज ए यूनिट होता है. उस यूनिट को हम कहेंगे रेप्लिकॉन. द यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड रेप्लिकॉन. प्रोकैरियोट्स में एक ही रेप्लिकॉन होता है, वेयर एज यूकैरियोट्स देयर आर मेनी रेप्लिकॉन्स. अब क्वेश्चन एराइज होता है कि इन अ सेल, इन अ न्यूक्लियस देयर इज डीएनए, और डीएनए का टोटल लेंथ हमने देखा था कि दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर. तो रेप्लिकेशन बिगिन कहाँ से होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा? रेप्लिकेशन का स्टार्ट पॉइंट होता है जिसे कहते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या इसको हम लोग कहते हैं इनिशिएशन पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन. अब ओरी क्या है? स्पेशल सीक्वेंस ऑफ बेसेज है फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन बिगिंस. इन प्रोकैरियोट्स देयर इज ओनली वन ओरी. इन यूकैरियोट्स देयर मे बी मेनी ओरी. एक से ज्यादा ओरी होंगे यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में लेकिन एक ही ओरी होगा. अब है कि इस ओरी को पहचानेगा कौन? दूसरा पॉइंट हमने ओरी लिया, तो तीसरा पॉइंट है कि व्हाट इज देयर टू रिकॉग्नाइज ओरी. और डीएनए स्ट्रैंड की बात करते हैं तो डीएनए स्ट्रैंड्स लुक्स लाइक कॉइल. ये हमने इलेक्ट्रिक वायर लिया है. अब यह वायर दो स्ट्रैंड्स हैं इसके और दोनों स्ट्रैंड्स कॉइल्ड है अराउंड ईच अदर. अब यहाँ हमने इसको ओपन करने की कोशिश किया है. तो जिस पॉइंट पे ओपन हुआ वह स्पेशल सीक्वेंस होगा जहाँ पे ओपन होगा. अब यह ओपनिंग पॉइंट ओरी ही होगा, यहीं पे ओरी होगा जहाँ पे ओपन होगा. तो ओपन करेगा कौन? तो ओपनिंग के लिए जरूरी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करे दोनों स्ट्रैंड के बीच में, और वह हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई. और यह काम कौन करता है? एंजाइम हेलिकेज. हेलिकेज रिकॉग्नाइजेस ओरी, और ओरी को रिकॉग्नाइज करके ओरी के पॉइंट पे हाइड्रोजन बॉन्ड को, दोनों स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है. और इस ब्रेक करने से वह आपके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं. अगला, सेपरेट हो जाएंगे तो ये वापस फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं.
जिस फोर्स से हमने इसको सेपरेट किया उसी के बदले में जब हम फोर्स हटाएंगे तो ये वापस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करते हैं, और प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास है SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये प्रिवेंट करता है कि दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में एस्टेब्लिश ना हो पाए, एस्टेब्लिश होने से प्रिवेंट कर रहा है। अब जब हमने इसको ओपन किया, दोनों स्ट्रैंड्स को जब ओपन किया जा रहा है तो एक टेंशन क्रिएट हो रहा है। इसकी ओपनिंग से, अनवाइंडिंग से, अनजिपिंग से हमने अनजिप किया है, तो अनजिप करने से दोनों स्ट्रैंड पे एक टेंशन आ रहा है। इस टेंशन को रिलीव करने के लिए हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट मेंबर है जिसको कहते हैं टोपो आइसोमेरेज। ये क्या करता है? टोपो आइसोमेरेज दो तरह का होता है, टोपो आइसोमेरेज 1 एंड टोपो आइसोमेरेज 2। टोपो आइसोमेरेज 1 वह क्या करेगा कि एक स्ट्रैंड में निक करेगा, कट कर देगा और फिर से रिसील भी करेगा। जब कट करेगा तो टेंशन रिलीव हो जाएगा और बाद में उसको रिसील कर देगा। टोपो आइसोमेरेज सेकेंड जो है वह दोनों स्ट्रैंड पे कट करता है, निकिंग एंड सीलिंग, तो टेंशन को रिलीज करता है ये। अब यह काम हो गया तो हमारे पास देखिए, सपोज करो कि यहाँ पे कट हो गया, अनवाइंडिंग हो गया, टेंशन रिलीज हो गया, SSB प्रोटीन्स बाइंड कर गए और बाइंड करके दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इस तरह एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। अब इस फोर्क में डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलरिटी है, दूसरे की 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलरिटी है। द ओपन स्ट्रैंड्स जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया है वो वाई के दो आर्म बना रहे हैं, और जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ उस रीजन को हम लोग इस तरह देखते हैं। हमने देखा वह डीएनए रेप्लिकेशन का पहला स्टेप देखा, और वह स्टेप था अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स या अनजिपिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आए थे हमारा कि पहला कि अनवाइंडिंग या अनजिपिंग किसी खास पॉइंट पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ओरी। और ओरी को रिकॉग्नाइज करने वाला एंजाइम या हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने वाला एंजाइम हेलिकेज है। हेलिकेज का को फैक्टर मैग्नीशियम डाइवेलेंट है, मैग्नीशियम आयन है। फिर इस दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन सके बिफोर रेप्लिकेशन, उसके लिए हमारे पास है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो इस स्ट्रैंड से एक स्ट्रैंड से बाइंड करता है, एक स्ट्रैंड से बाइंड करके उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से प्रिवेंट करता है। तीसरा टेंशन रिलीज करने का, अनजिपिंग से जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उसको रिलीज करने के लिए हमारे पास टोपो आइसोमेरेज एंजाइम है जिसके दो टाइप्स है, टोपो आइसोमेरेज 1 एंड टोपो आइसोमेरेज 2। दिस टोपो आइसोमेरेज 2 इन प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड गायरेज, डीएनए गायरेज। रिजल्ट क्या मिला अनवाइंडिंग का, अनजिपिंग का, कि एक रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन हो गया। रेप्लिकेशन फोर्क वाई शेप स्ट्रक्चर है। रेप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा रेप्लिकेशन या इस डायरेक्शन में होगा रेप्लिकेशन? तो रेप्लिकेशन ऑलवेज बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में होगा, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होगा। अब देखते हैं कि रेप्लिकेशन में होता क्या है। तो रेप्लिकेशन में पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स होना है, तभी पॉली न्यूक्लियोटाइड का स्टैंड बनेगा। और वह स्टैंड बनता है फॉलोइंग द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड द रूल ऑफ कंप्लीमेंटरिटी। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क,
अब हम देख रहे हैं कि उसमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है या कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। तो पहला है पॉलीमराइजेशन का होना, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोप्लाज्म में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल हैं। डिऑक्सीराइबो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सीराइबो गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सीराइबो साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड डिऑक्सीराइबो थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन हुआ है फॉस्फोराइलेज एंजाइम से इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, और ये एनर्जेटिकली चार्ज्ड एटीपी या एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। एक्टिवेटेड चारों न्यूक्लियोटाइड्स डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद है। अगर इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर सिंपल है। डिऑक्सीराइबो शुगर, फर्स्ट से नाइट्रोजनस बेस आइदर ऑफ दिस, चारों में से कोई एक है। सेकेंड प्राइम पे हाइड्रोजन है, डीऑक्सी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और 5 प्राइम पे हमारे पास 3 फॉस्फेट आयन मौजूद है। OH OH OH। अब इनमें इन 2 फॉस्फेट का रिमूवल होगा। एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम, और इनके रिमूवल से रिलीज होगा एनर्जी, और यह एनर्जी इस्तेमाल होगा एट द टाइम ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो चारों न्यूक्लियोटाइड्स का डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स डुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स परफॉर्म डुअल फंक्शन इन केस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पहला फंक्शन क्या करते हैं? दे एक्ट एज दे फंक्शन एज सबस्ट्रेट फॉर पॉलीमराइजेशन। सेकेंड फंक्शन, चूंकि एनर्जी निकल रहा है तो दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर फॉस्फोराइलेशन। तो दोनों काम ये कर रहे हैं, तो इनके डुअल फंक्शन है डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के। अब देखते हैं कि कहाँ पे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कैसे होगा। तो हमने फोर्क की चर्चा की है। फोर्क में जो फ्री एंड होता है फोर्क का, रेप्लिकेशन फोर्क का, एक हमारा है 3 प्राइम एंड, तो वहाँ पे आरएनए प्राइमर्स बनते हैं। तो आरएनए प्राइमर है क्या? ये 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग चेन है जो प्रोवाइड करता है 5 प्राइम एंड ऑफ न्यूली सिंथेसाइज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नया जो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है उसका 5 प्राइम एंड ये बना दिया। अब यहाँ से 3 प्राइम की तरफ नए डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज होते जाएंगे। आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज होता है, इसकी सिंथेसिस के लिए जरूरी है एक एंजाइम का होना जिसको कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसको प्राइमेज एंजाइम भी कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो रेप्लिकेशन का डायरेक्शन कौन सा होगा? तो रेप्लिकेशन का डायरेक्शन ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसिस करता है। और आगे हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इन प्रोकैरियोट्स 3 तरह का पॉलीमरेज एंजाइम, इन यूकैरियोट्स 5 तरह के पॉलीमरेज एंजाइम। इन सबका डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। लेकिन इन सबका एक जो न्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, रिमूवल ऑफ कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ये करते हैं, जैसे निकालना है प्राइमर को ही निकालना है, तो एक जो न्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, ये एक्टिविटी इनका डायरेक्शन होता है। सबका तो जनरली होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन होता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 का 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में भी होता है। तो आगे देखते हैं, 4 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखेंगे
और पॉलीमरेज के बारे में देखते हैं डिटेल में, मिटाया जैसे। रेप्लिकेशन फोर्क इज अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में दो फोर्क एंड है, एक 3 प्राइम एंड है, दूसरा 5 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड का या इस टेम्पलेट का जिसका एंड 3 प्राइम है, उस टेम्पलेट पे नए डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअसली होगी, क्योंकि द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हेयर इज डीएनए पॉलीमरेज, और वह काम करता है इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जो इसको फ्री मिल रहा है। तो आराम से कंटिन्यूअस सिंथेसिस चलता रहेगा, ये ओपन होता जाएगा, सिंथेसिस प्रोसीड करता जाएगा। किंतु जो दूसरा टेम्पलेट है जिसका फ्री एंड 5 प्राइम है, यहाँ पे एंजाइम को अपोजिट डायरेक्शन में काम करना पड़ता है। तो जैसे जैसे डीएनए हेलिक्स ओपन होता है, एक प्राइमर इसके ब्लंट एंड की तरफ जुड़ता है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस होता है। तो पहला स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हुआ वह ये था। अब इसके बाद नेक्स्ट ओपनिंग हुई तो दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर और ओपनिंग हुई तो तीसरा, एंड सो ऑन। इस तरह कई फ्रेगमेंट्स में ये सेमी डिसकंटिन्यूअस है, ये सेमी कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे, इस सिंथेसिस को डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस या सेमी कंटिन्यूअस सिंथेसिस कहेंगे। यहाँ पे जो सिंथेसिस हो रहा है उसको कंटिन्यूअस सिंथेसिस कहेंगे, और इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड इज लीडिंग स्ट्रैंड। इसका जो कंप्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बन रहा है वह कंटिन्यूअस सिंथेसिस से बन रहा है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड, और यहाँ पे जो सिंथेसिस हुआ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। ये जो फ्रैगमेंट्स टुकड़े टुकड़े बन रहा है, दे आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इन फ्रैगमेंट्स की बाद में लाइगेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब ये पॉलीमराइजेशन कहाँ होगा, तो इस बिगिन करता है प्राइमर से। प्राइमर प्रोवाइड करता है 5 प्राइम एंड, न्यूली सिंथेसाइज जो नया सिंथेसिस ऑफ स्ट्रैंड हो रहा है, तो उसका 5 प्राइम एंड प्राइमर देता है, और 3 प्राइम की तरफ नया न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज होते जाते हैं। तो यहाँ पे जब लाइगेशन होगा तो ये सारे प्राइमर्स निकाल दिए जाते हैं और रेस्ट प्राइमर्स को रिमूव किया जाएगा, और बाकी लाइगेज के द्वारा सीलिंग कर दी जाती है। तो मेन एंजाइम जो हमें दिख रहा है यहाँ पे पॉलीमराइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, वह है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इन प्रोकैरियोट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम: डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 है। काम क्या कर रहे हैं, सबके काम अलग अलग है। पॉलीमरेज 1 प्रूफ रीडिंग का काम करता है, एरर्स को डिटेक्ट करता है और उसको रिपेयर करता है। तो ये रिपेयरिंग एंजाइम है या प्रूफ रीडिंग का काम कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका। पॉलीमरेज 2, इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम दिखती है। इन एब्सेंस ऑफ पॉलीमरेज 1 एंड 3 ये रिपेयरिंग का काम करता है, बट द मेन एंजाइम इज पॉलीमरेज 3। असल पॉलीमराइजेशन यही करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इनके बीच में स्टैब्लिश करता है। इस तरफ एक्सटेंशन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। एमोंग द यूकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज के 5 टाइप होते हैं: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। अल्फा हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। बीटा प्रूफ रीडिंग का काम करेगा। डेल्टा इज मेन एंजाइम फॉर द इलोंगेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीऑक्सीराइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, नया चेन की सिंथेसिस का मेन काम डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। गामा का काम है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रिपेयरिंग करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रिपेयरिंग। और एप्सिलॉन है, ये हाला सेल्स में इसकी मौजूदगी दिखती है, हाला सेल्स में दिखती है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से, तो इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। 2-3 और बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है रेप्लिकेशन को लेके। पहला, एक्यूरेसी ऑफ रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन की एक्यूरेसी क्या है। तो हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट के केस में टोटल नंबर ऑफ बेसेज आर 4.6 इंटू 10 पावर 6। अब ये एस्चेरिशिया कोलाई में, एस्चेरिशिया कोलाई का हमने बताया लेंथ ऑफ डीएनए, टोटल नंबर ऑफ बेसेज इन द डीएनए ऑफ एस्चेरिशिया कोली, वहाँ पे देखते हैं कि लाइफ साइकिल ई कोली का होता है 20 मिनट्स का, और आउट ऑफ दिस 20 मिनट्स 18 से 19 मिनट तो वो अपनी रेप्लिकेशन में ले लेता है, पूरे डीएनए की कॉपी तैयार हो जाती है। और ये रेप्लिकेशन की स्पीड कमाल की स्पीड है, 2000 बेसेज पर सेकेंड पॉलीमराइज होते हैं, 2000 बेस पर सेकेंड। और इसके बाद ये एक्यूरेसी हमें दिखती है। अगर थोड़ा भी एरर हो गया, किसी वजह से एरर हो गया, तो प्रूफ रीडिंग होती है, रिपेयरिंग हो जाती है। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर फिर भी कोई एरर रह गया तो उस एरर के लिए क्या होता है, वहाँ पे उस एरर की वजह से म्यूटेशन पॉसिबल है। तो म्यूटेशन, कॉज ऑफ म्यूटेशन वहाँ पे हो सकता है पॉइंट म्यूटेशन। दूसरा देख रहे हैं इन द यूकैरियोटिक सेल, सेल साइकिल हमने देखा है, और सेल साइकिल में हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स एट द टाइम ऑफ एस फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर्स। अब मान लेते हैं कि एस फेज हुआ सेल का, डीएनए डबल हो गया, 2C से 4C कंपोनेंट हो गया, बट द एस फेज इज नॉट या इंटरफेज इज नॉट फॉलोड बाय माइटोटिक फेज। अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होने से पॉलीप्लॉइडी कॉज हो जाता है। ये भी एक एवरेशन है, ये भी एक एवरेशन है। तो एक कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एस फेज एंड सेल साइकिल। एक्यूरेसी देखा कि प्रिसाइज है, बेस पॉलीमराइजेशन वेरी प्रिसाइज एंड वेल कोऑर्डिनेटेड इन द सेल साइकिल। दो बहुत पिकुलियर चीज़ है डीएनए रेप्लिकेशन के केस में। यहाँ पे फ्रैगमेंट का टी हवा में रह गया, वापस अब ला के डाल दिया। एक और टर्म आता है जीन सिंथेसिस। क्या जीन सिंथेसिस वही है जो रेप्लिकेशन है? अब नहीं, दोनों में फर्क है। जीन सिंथेसिस में नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है विदाउट टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ पे टेम्पलेट है, 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये सब म्यूजिक बजता रहेगा। यहाँ पे 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं। लेकिन जीन सिंथेसिस में क्या हो रहा है कि विदाउट टेम्पलेट न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं, पॉलीमराइज होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करते हुए अपना कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार करेगा, फॉलोइंग द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कंप्लीमेंटरिटी। तो उसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये है हमारा रेप्लिकेशन, और उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आपको पसंद आएगा, और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, फ्रेंड्स को भी बताएं, और उनसे भी कहें कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।